नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। बजट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के जवाब से नाखुश विपक्ष ने किया वॉकआउट। कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाने वाला बिल सदन में पेश। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। चारों नगर निगमों में कांग्रेस की जीत का किया दावा। महंगाई के खिलाफ 18 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी युवा कांग्रेस। सत्रह से 23 मार्च तक आयोजित होगा बिलासपुर का नलवाड़ी मेला। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। 4 दिन के अवकाश के बाद सोमवार दोपहर बाद विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हुई। बजट चर्चा पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के बाहर आ गए। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश सरकार कर्ज की बैसाखियों पर चल रही है। कर्मचारियों, पेंशनरों और आम लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए बजट में कोई बात नहीं की गई है। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष के वॉकआउट को केवल राजनीतिक स्टंट करार दिया है। सदन से वॉकआउट के बाद विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि विपक्ष शुरू से ही कह रहा है कि जाते जाते सरकार 85,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज छोड़कर जाएगी। कर्ज की बैसाखियों के सहारे ही सरकार चलेगी, जिसके लिए सरकार बिल लेकर आई है। अब 3% कर्ज की सीमा को बढ़ाकर 5% किए जाने का बिल सरकार ला रही है। जयराम ठाकुर पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने कर्ज लेने के लिए सदन में बिल लाया है। जो बजट पे चर्चा हुई उस पे 34 MLAs ने चर्चा की और उसमें मसले जो पैदा हुए, हम चाहते थे कि मुख्यमंत्री उनका जवाब देते, लेकिन मुख्यमंत्री ने किसी भी पहलू को टच करने की कोशिश नहीं की। और ख़ास तौर पे ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है ये प्रदेश को बैंकरप्सी की तरफ ले जा रहा है, ये दिवालियापन की तरफ ले जा रहा है। हमने और जो हमने आरोप लगाया था वो आज साबित हो गया जब प्रदेश सरकार ने FRBM एक्ट में संशोधन विधानसभा में पेश कर दिया। और वो संशोधन आप विधानसभा में लाए। 2005 में ये कानून बना था कि कर्जे लेने के लिए एक लिमिट रखी गई थी हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश की कर्जा लेने की लिमिट्स आज टूट गई जब हिमाचल प्रदेश सरकार एक नया कानून लेके आ गई 2021 में कि हम अब कर्ज की सीमा को 3% से बढ़ा के 5% करने जा रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद का जो है वो जब, और वो भी बैकडेट से 1 जनवरी 2020 से, और आज दिन तक किसी सरकार ने जो है कर्ज लेने की ऐसे कानून बना के जो है लिमिट बढ़ाने की कोशिश नहीं की। ये पहली सरकार है। इसका मतलब हमारे आरोप साबित हो गए। अब ये संख्या बल के बूते पे इस कानून को पास करेंगे कि हम कर्जा लेंगे और कर्जा ही लेंगे। और इसलिए जो बात कही गई वो जो है विधानसभा के अंदर साबित हो गई। सारे आरोप सही निकले कि हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार कर्जों की बैसाखियों पे चल रही है। कहने को ये डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। और इन्होंने बजट डॉक्यूमेंट में जो बातें छुपाई थी, और उसमें तो इन्होंने ये कहा कि बेहतर कर प्रबंधन करेंगे और जो है हम अपने जो है बेहतर वित्तीय प्रबंधन करेंगे, उसकी कोई छाया जो है बजट में नहीं मिली। और ये साबित हो गया कि सरकार सिर्फ कर्जों पे ही आश्रित है।
वहीं 2021-22 के बजट भाषण में बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा शुरू की गई नई शगुन योजना का लाभ अब सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार की बेटी को भी मिलने की बात कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी घोषणा बजट पर हुई चर्चा के समापन पर सदन में की। पहले इस योजना में सरकार ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग की बेटियों को ही शामिल किया था। मुख्यमंत्री ने बजट पर चर्चा के समापन पर कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के 34 सदस्यों ने भाग लिया है और विपक्ष ने केवल राजनीतिक मकसद की बातें की। मुख्यमंत्री ने बजट पर चर्चा के समापन पर कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के 34 सदस्यों ने भाग लिया और विपक्ष ने केवल राजनीतिक मकसद की बातें की। विपक्ष ने सदन में बजट पर चर्चा के दौरान केवल सरकार पर दोषारोपण लगाने का ही काम किया, जबकि सरकार ने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा है। बजट पर अच्छी चर्चा हुई है, सार्थक चर्चा हुई है। कुल 34 माननीय विधायकों ने चर्चा में भाग लिया, उसमें 17 सत्ता पक्ष के, 17 ही विपक्ष के। हालांकि आज के दिन ये तय हुआ था कि आज सीधा प्रश्नकाल के पश्चात बजट अभिभाषण पर जो चर्चा हुई है वो चर्चा का जवाब मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन फिर भी विपक्ष की ओर से आग्रह आया कि 4 सदस्य बोलना चाहते हैं। उन्होंने बोला, लंबा बोला, काफ़ी आधा घंटा 20-20, 25-25 मिनट बोलते रहे। अपॉर्चुनिटी उनको दी अपनी बात कहने के लिए, लेकिन बजट के इर्द गिर्द वो नहीं बोले, वो सिर्फ राजनीतिक बातें कहते रहे। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अब की बार का ये बजट जो 50,192 करोड़ रुपए का हमने प्रस्तुत किया है, ये बजट विकासोन्मुखी है। डेवलपमेंट के सेक्टर को इसमें इतने बड़े संकट के बावजूद भी हमने नज़रअंदाज नहीं होने दिया है। और ये बजट कोरोना के संकट के बाद का बजट है, जबकि कोविड के कारण आर्थिक दृष्टि से बहुत प्रभाव पड़ा है, उसके बाद का ये बजट है। फिर भी उसके बावजूद हर वर्ग के लिए उसमें मदद की गुंजाइश निकाली है। नई योजनाओं की शुरुआत की गई। पेंशन में हमने महिलाओं को 65 वर्ष से 69 ईयर की एज में उनको आय सीमा में छूट देते हुए 1,000 रुपये की पेंशन की जो है वो एक नई कैटेगरी हमने शुरू की है, जो पहले नहीं थी। शगुन योजना के अंतर्गत बीपीएल फैमिलीज के परिवार की जो बेटियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, और उसके साथ आज हमने घोषणा की कि जनरल कैटेगरी की भी जो बेटियां हैं, जो बीपीएल फैमिली से हैं, उनकी शादी पर भी 31,000 शगुन हम सरकार की ओर से देंगे। ये बहुत बड़ी एक ऐसी मदद है उन बेटियों के लिए जो गरीब हैं, जो अपना घर छोड़ करके, परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा एक जो है वो एक बड़ी एक हमारी ओर से एक सहयोग की दृष्टि से एक बात है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्णिम हिमाचल समारोह और स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा की तैयारी से संबंधित उच्च स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल समारोह का आयोजन वर्ष भर धूमधाम से किया जाएगा, जो प्रदेश के पिछले 50 वर्षों की शानदार विकास यात्रा को प्रदर्शित करेगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे आयोजन को 2 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा प्रत्येक हिमाचली के साथ संपर्क स्थापित करने का एक व्यापक माध्यम होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट होना चाहिए कि राज्य के विकास और प्रगति में प्रत्येक प्रदेशवासी ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर समिति के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कार्यक्रम में स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा होगी, जो इस वर्ष 15 अप्रैल से आरंभ होगी और 51 दिन तक चलेगी। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वर्णिम हिमाचल उत्सव मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत वर्ष भर प्रदेश के विभिन्न भागों में कई विभागों द्वारा 51 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में युवाओं को शिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालय स्तर पर भाषण, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिताएं, नाटक इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग को इस दिशा में विशेष प्रयास करने चाहिए ताकि युवा पीढ़ी
भी प्रदेश के समृद्ध इतिहास और अतीत पर गर्व कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे आयोजन का लिखित प्रमाण सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्थानीय कलाकारों की भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों, महिला मंडलों, युवक मंडलों और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों आदि को सम्मानित कर मीडिया का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को रस्मी तौर पर न मनाकर इस राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के साथ संपर्क की भावना से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विशेष उपलब्धियां हासिल करने वाले राज्य के लोगों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय उपलब्धियों और जिला स्तर के आंकड़ों को दर्शाती अलग अलग पुस्तिकाएं तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण स्थानों पर पिछले 50 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शित करते होर्डिंग्स स्थापित किए जाने चाहिए। पर्याप्त प्रचार सामग्री तैयार कर प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। 2 पार्ट्स में हमने इसको बांटा है। एक पार्ट तो यह है कि हमने एक साल भर जो इवेंट्स करने हैं वो है। हमारे 50 इयर्स कंप्लीट हुए, 51 ईयर में हम एंटर कर चुके हैं। 51 इवेंट्स का हमने जिक्र किया है। स्टेट लेवल के मेजर इवेंट्स हमारे 51 का ही नंबर करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए जो नई जनरेशन है, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है जो अभी स्कूलों में है, जो कॉलेज में पढ़ रही है, उनके इसमें ये 50 साल का इतिहास उनके ध्यान में आना चाहिए, उनके बीच में जाना चाहिए, उनको ये जानना चाहिए। इसलिए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसमें हमको कार्यक्रम करने का एक शेड्यूल देना चाहिए बना करके। हम आदमी के साथ कांटेक्ट करने का, उनके बीच में संदेश पहुंचाने का एक माध्यम होगा, एक जरिया होगा। और इसके माध्यम से हमारा हर संदेश ऐसा जाना चाहिए, वो संदेश ये जाना चाहिए कि ये हिमाचल 50 वर्ष की इस यात्रा में आप सबके परिश्रम की वजह से इस मुकाम पर पहुंचा है। आपका उसमें कंट्रीब्यूशन है, आपका उसमें सहयोग है, आपका उसमें योगदान है। ये संदेश जो हर तरह से, किस प्रकार से गीत के माध्यम से, ये हमारा लिटरेचर जो बन छाप रहे हम उसके माध्यम से, ये संदेश हमारा अपनी बातचीत में, लोगों के बीच में, भाषण में और सारी चीज़ों में इस प्रकार से जाना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है देखना। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची 21 मार्च को जारी करेगी। उन्होंने कहा कि 19 मार्च से पहले नगर निगमों के चुनाव के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक संभावित प्रत्याशियों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। 20 मार्च को संभावित प्रत्याशियों की डिटेल रिपोर्ट बनेगी और 21 मार्च को प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में तय नामों के बाद कांग्रेस आलाकमान की सहमति के बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस इन 4 नगर निगमों में शानदार जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन चुनाव पर अपने एक विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेगी। पत्रकार वार्ता के दौरान कुलदीप राठौर ने प्रदेश सरकार पर भी खूब हमला बोला। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि आगामी 4 नगर निगमों के चुनाव के लिए भारी संख्या में आवेदन आए हैं। पार्टी में चुनाव को लेकर जोश है और सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों में रोष है। महंगाई से लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। डिपो में मिलने वाला राशन भी महंगा हो गया है। कोरोना काल में राहत देने के बजाय महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त हो गई है। कांग्रेस के समय में शुरू की गई योजनाएं भी अधर में लटकी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं देने में असफल रही है। कांग्रेस 4 निगमों के लिए दृष्टि पत्र निकालेगी। उन्होंने कहा कि 19 मार्च को पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट रखेंगे। इसके बाद 21 तारीख को कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी। 22 को अनुसंधान समिति की बैठक होगी। जिताऊ व अच्छी छवि के प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नगर निगम के चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, फर्जी मतदाता बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 4 नगर निगम क्षेत्रों में कोरी घोषणाएं कर रहे हैं, पर जनता इनकी कारगुजारी जान चुकी है। उन्होंने दावा किया कि 4 नगर निगमों में कांग्रेस की ही जीत होगी। कि पार्टी में इन चुनावों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। उत्साह तभी होता है जब पार्टी के लोगों को लगता है कि जीतने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं पहले कहते आया हूं
जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में सरकार की कार्यप्रणाली रही है, लोगों में बहुत ज़्यादा रोष है। महंगाई चरम सीमा पे है। बराबर रोज़मर्रा की जो वस्तुएं दाम बढ़ते जा रहे हैं, चाहे खाने पीने का, किचन का सामान हो, गैस के सिलेंडर हो, खाने का तेल हो, हर जगह पे वृद्धि हो रही है। और आम लोगों का जो बजट है वो गड़बड़ा गया। यहाँ तक कि जो डिपुओं में राशन मिलता था वो भी महंगा हो गया है। मुझे कल बताया गया कि जो खाने का तेल है, रिफाइंड ऑयल डिपो में मिलता है, उस तेल के दाम भी बहुत बढ़े। उसी तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि लोगों को, हमें उम्मीद थी कि सरकार वैट कम करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और सरकार लगातार बिजली की दरें बढ़ा रही हैं, पानी की दरें बढ़ी हैं, बसों के किरायों में वृद्धि हुई है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, और जो चालान है उसकी राशि भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। सरकार किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से लोगों पर टैक्स थोप रही है। और ऐसे समय जबकि कोरोना चल रहा है, लोगों को तो बहुत उम्मीद थी सरकार से, जो पूरी नहीं हुई। बेरोजगारी चरम सीमा पे, पिछले दरवाजे से भर्तियां हो रही है। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लोग सरकार से नाराज। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव के अवतार वाले बयान पर राठौड़ ने कहा कि पहले इनकी सरकार राम के नाम पर सत्ता में आती, अब बीजेपी एक दूसरे में भगवान देकर जनता को असल मुद्दे से भटका रही है, जिसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। एक नई रणनीति चली है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनको भगवान का दर्जा दिया जा रहा है। अभी हिमाचल के एक आला मंत्री सुरेश भारद्वाज जी ने मोदी साहब को भगवान शिव का दर्जा दिया और ये कहा कि उन्होंने जो है शिव भगवान की तरह जो विष है, विष का वमन किया, विष ग्रहण किया। और एक बात उन्होंने कही कि वैक्सीन आई है और भारत जैसे देश में वैक्सीन आई है। जो ये जैसा शब्द है, इस पे सुरेश भारद्वाज जी बोले कि जैसा का मतलब क्या होता है? क्या हम इतने दीनहीन हैं? वो कहना क्या चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का मालूम है कि 19वीं शताब्दी में जब पूरे विश्व में प्लेग फैला था तो वैक्सीन बनाई थी, हिंदुस्तान ने वैक्सीन बनाई थी। हम किस मामले में इनसे पीछे हैं, दुनिया से पीछे? आज रक्षा क्षेत्र की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें, सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? हिंदुस्तानियों ने बनाया। आज सिलिकॉन वैली जो अमेरिका में है, उसमें जो सबसे ज़्यादा भारतीय हैं। तो ये कहना कि भारत जैसे देश में आई, ये इस देश का अपमान है, इस देश की जनता का अपमान है, इस देश के बुद्धिजीवियों का अपमान है, इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान है।
लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी को लेकर 18 मार्च को युवा कांग्रेस शिमला के चौड़ा मैदान में महारैली करने जा रही है। इस रैली में प्रदेश भर से युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। रैली के बाद विधानसभा का घेराव करने का युवा कांग्रेस ने ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बजट में भी मुख्यमंत्री ने केवल मात्र 30,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, लेकिन यह केवल घोषणा मात्र है। उन्होंने कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस आने वाले समय में अपने आंदोलन को और उग्र करेगी। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के बजट में किसी भी वर्ग को राहत नहीं दी गई है। इस बजट ने सभी को निराश किया है। उन्होंने कहा कि आगामी 18 मार्च को प्रदेश युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगा। विधानसभा घेराव में प्रदेश सरकार से शिमला पहुंचने वाले कार्यकर्ता चौड़ा मैदान में इकट्ठा होंगे, जहां शीर्ष नेतृत्व के संबोधन के बाद विधानसभा की ओर कूच किया जाएगा। इस दौरान युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष PV श्रीनिवास व राष्ट्रीय प्रभारी कृष्ण अलुवारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं युवा कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर पूछे गए सवाल पर निगम भंडारी ने कहा कि विधानसभा घेराव के बाद अभियान की शुरुआत की जाएगी व ज्यादा से ज्यादा युवाओं को संगठन के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं, हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा विधानसभा स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और प्रदेश स्तर पर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन किए गए। लगातार सरकार से निवेदन किया गया कि भी जल्द से जल्द महंगाई को कम किया जाए और पेट्रोल डीजल के दामों को रोल बैक किया जाए, रसोई गैस के दामों को रोल बैक किया जाए। उसके बावजूद भी सरकार बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है और बिल्कुल ही एक प्रकार की गूंगी बहरी सरकार बन के रह गई है, जिसको देखते हुए अभी बजट का भी हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट भी सरकार ने अपना बजट पेश किया। उसमें भी आपने देखा कि भाई जितनी उम्मीदें इस बजट से हिमाचल प्रदेश के वासियों को थी, कुछ भी नहीं मिला। मैं बताना चाहूँगा, रोज़गार को लेकर मात्र 30,000 रोज़गार की बात सरकार ने कही है, जो एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। और आने वाले समय में मैं बताऊँ, कॉन्ट्रैक्ट की जो अवधि थी 3 से 2 वर्ष करने की बात थी, उस पर भी सरकार ने कुछ नहीं कहा। और मेरा मानना है इस बजट से कहीं ना कहीं जो कोई भी एक ऐसा वर्ग है जो मतलब कि इस बजट से खुश नहीं है। चाहे आप युवाओं को ले लो, चाहे सरकारी कर्मचारियों को ले लो, इसमें सारे के सारे जितने भी विभाग, जितने भी लोग थे, जितने विभागों के इसमें थे, सबको बड़ी एक आशा थी इस बजट से, कुछ नहीं मिला है। उसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश का जो युवा है और भी ज़्यादा आक्रोशित हुआ है, जिसको देखते हुए हमने अभी 18 मार्च को विधानसभा का घेराव रखा है, जिसमें युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष PV श्रीनिवास जी आएंगे और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा एलोवेरा जी रहेंगे और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी अमनप्रीत लाली जी और दामन बाजवा जी विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे बैंकों के निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। कर्मचारी केंद्र सरकार के बैंकों के निजीकरण के फैसले के खिलाफ 2 दिन की हड़ताल पर है। शिमला स्थित उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपना विरोध जताते हुए यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बैंकों के निजीकरण के फैसले को वापस लेने की मांग की। फोरम के संयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि अभी बैंक कर्मचारी बैंकों के विलय के फैसले से भी नहीं उबर पाए हैं। ऐसे में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य कर रहे बैंकों के निजीकरण का फैसला न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बैंकों के निजीकरण से जहां बैंक कर्मचारियों के हित प्रभावित होंगे, वहीं इसकी मार आम आदमी पर भी पड़ेगी। बैंक कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैंक कर्मियों ने शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर बैंक के निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की व धरना प्रदर्शन किया। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। Our struggle right back, right back, right back। Our struggle केंद्र सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। अनाज मिस्त्री हाय हाय, हाय 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 हाय। अनाज मिस्त्री हाय हाय, हाय 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 हाय। बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बैंकों में क्या है?
इस दौरान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के राज्य कन्वीनर गोपाल शर्मा ने बताया कि निजीकरण से बैंकों की ग्रामीण शाखाएं बंद हो जाएगी। कहा कि निजी बैंक्स आज खुद सुरक्षित नहीं है तो पब्लिक के पैसों को क्या सुरक्षित रखेंगे। बैंकों का संचालन एक निजी कॉरपोरेट के हाथ में चला जाएगा, जिससे आने वाले समय में नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। निजीकरण के बाद बैंकों में ऋण मनमाने तरीके से लिए जाएंगे। कृषि ऋण, पढ़ाई ऋण, सरकारी योजनाओं के ऋण, कम ब्याज पर आवासीय योजना वाले ऋण सीमित हो जाएंगे और आम आदमी को खाता खुलवाने में और उसे चलाने में परेशानी होगी। गोपाल शर्मा ने बताया कि सरकारी बैंक ही ऐसा बैंक है जहां 0 बैलेंस पर खाता खुला रहता है, जबकि निजी बैंक में कम से कम 1000 रुपए होने चाहिए। उनका कहना है कि सरकार एक एक करके सभी क्षेत्र निजी हाथों में सौंप रही है, जिसके खिलाफ आज देश भर में 10 लाख बैंक कर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा इस धरना प्रदर्शन और ये जो 2 दिन की स्ट्राइक है, इसमें एक ही मुद्दा है कि बैंकों का जो निजीकरण करने जा रही है सरकार, उसके अगेंस्ट हम सड़कों पे उतरे हैं। और अब सब लोग जानते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, अभी कुछ दिन पहले ही उनका मर्जर हुआ है और अभी वो मर्जर से हम उभरे भी नहीं हैं कि और ये प्राइवेटाइजेशन के लिए हमें कुछ बैंकों का नाम ले लिया गया है। आने वाले समय में आज और कल 2 दिन के स्ट्राइक के बाद पूरे देश भर में अगर हमारे इन डिमांड पे, हमारे इस मुद्दे पे अगर गौर नहीं किया गया तो आने वाले समय में और ज़्यादा आंदोलन और ज़्यादा हमारे और दूसरे इंश्योरेंस सेक्टर भी हमारे साथ देंगे और बहुत हो सकता है कि कुछ समय बाद हम अनिश्चितकाल हड़ताल के लिए भी जाएं। हिमाचल प्रदेश जल रक्षक संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और 15 मार्च से 20 मार्च तक सभी पेयजल योजनाएं बंद रखने का भी ऐलान किया। आंदोलनरत संघ ने जल रक्षकों को पंचायत से हटाकर जल शक्ति विभाग में मर्ज करने और जल रक्षकों का 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर अनुबंध नीति पर लिए जाने की मांग की है। जल रक्षक संघ ने साफ किया कि अगर प्रदेश सरकार 5 दिनों के अंदर उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो प्रदेश भर में समस्त जल रक्षक आमरण अनशन पर बैठने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हिमाचल प्रदेश जल रक्षक संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। आंदोलनरत जल रक्षकों का कहना है कि वे अपनी मांगों को कई बार प्रदेश सरकार के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है। उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर 5 दिनों में उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे 20 मार्च के बाद भूख हड़ताल करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। हम पूरे हिमाचल में अभी हड़ताल करने जा रहे हैं 15 से 20 तारीख के बीच में, क्योंकि हमने अपनी डिमांड कई बार सरकार के सामने रखी, हर बार हमें आश्वासन दिए गए। तो सर हम चाहते हैं कि जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो हम हड़ताल जारी रखेंगे और अगर फिर भी ना माने 20 तारीख के बाद तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं सर, और इससे उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, हम भूख हड़ताल पर भी जा सकते हैं। तो जो हमारी मुख्य मांगे रहेगी सर, तो मुख्य मांगे में हमारी मांग रहेगी कि हमें जल शक्ति विभाग में मर्ज किया जाए, क्योंकि पिछले 8-9 साल से हम सेवाएं दे रहे हैं IPH विभाग को, जबकि गवर्नमेंट ओपन भर्तियां करवा के वाटर गार्डों को पीछे कर रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और साथ ही जो जल रक्षक 8 साल पूरा कर चुके हैं उन्हें अनुबंध पे लिया जाए, जो कार्यकाल 12 साल का रखा था उसे घटा करके कम किया जाए। सरकार की अनदेखी से पूरे जल रक्षकों में, पूरे हिमाचल प्रदेश के जल रक्षकों में रोष है। इस कोरोना काल के संकट में पूरे प्रदेश के जल रक्षक भाइयों ने बड़ी अहम योग्यता निभाई है। उसके बाद भी हिमाचल प्रदेश सरकार हमारे प्रति स्थायी नीति बनाने में हमेशा ही असमर्थ रही। अब हमें मजबूरन इस महामारी संकट के दौरान भी इतना सेवाएं देने के बाद भी हमें अब एक कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि 15 से 20 मार्च के आसपास पूरे हिमाचल प्रदेश में पानी की स्कीमें बंद कर दी गई है। जब तक हमारी मांगे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर जी हमारी मांगों पर नज़र नहीं करते हैं तो हमें निश्चित काल के लिए हड़ताल करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश के चकौता धारक किसानों ने विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से जमीन के मालिकाना हक देने की मांग की। चकौता धारक किसानों का आरोप है कि प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों के समय वह मालिकाना हक देने की मांग कई वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं दिया जा रहा है। किसानों का कहना है कि चकौता धारक किसान 1992 से जमीन के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को अनसुना कर रही है। ये पंचायत द्वारा जो भूमि दी गई थी
और उसके हक में हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। 92 से लेके हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के साथ, तो हमारी जो 2015 की अधिसूचना थी सरकार द्वारा गलत जारी की गई थी, उसको हम बंद करने के लिए भी हमने इनको लेटर दिए, पर अभी तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही उसमें त्रुटियां रह गई थी उसको दुरुस्त किया गया है। और हम सरकार से सिर्फ यही बोल रहे हैं कि जितनी भूमि हमें चुकौते भी दी गई थी उसका पूर्ण रूप से हमें मालिकाना हक दीजिए। अभी हमारी कम से कम ये 12वीं 13वीं जो है हमारी रैली हो चुकी है, जो विधानसभा और सचिवालय के दौरान हो चुकी है, और हर वर्ष हमें यही करना पड़ता है कि रोष रैली निकालनी पड़ती है। उसमें हम क्या करते हैं कि 15 लोग 10 लोग अंदर बुला देते हैं, तो वहाँ पे आश्वासन दिया जाता है कि आपको पूर्ण रूप से मालिकाना हक दे दिया जाएगा, और जो आपके हक की बात है उसको आगे कैबिनेट में बिठाया जाएगा। जबकि पिछली साल 24 फरवरी 2020 को हमने सचिवालय का घेराव किया था, तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपका कार्य प्रगति रूप से चलता रहेगा, परंतु कैबिनेट इतनी बैठी पर हमारा लघु किसान कल्याण निगम का द्वारा चुकौता धारकों का कोई भी मालिकाना हक की बात नहीं रखी गई। CITU की राज्य कमेटी ने केंद्रीय ट्रेड यूनियन के संयुक्त मंच व किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर मजदूर विरोधी लेबर कोडों, कृषि के निगमीकरण, बिजली विधेयक 2020, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, बीमा, BSNL, बिजली, ट्रांसपोर्ट और रेलवे के निजीकरण के खिलाफ शिमला के रेलवे स्टेशन पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। CITU ने केंद्र सरकार को जताया है कि मजदूर विरोधी लेबर कोडों, काले कृषि कानूनों, सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण व बिजली विधेयक 2020 के खिलाफ आने वाले समय में आंदोलन और तेज होगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का जो संयुक्त मंच है और जो संयुक्त किसान मोर्चा है देश के अंदर, उसके आह्वान पर आज पूरे देश के अंदर इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। CITU राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश आज रेलवे स्टेशन शिमला के अंदर इस प्रदर्शन को कर रही है। रेलवे स्टेशनों को इसलिए चुना गया है पूरे देश के अंदर, आपको मालूम है रेलवे सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदाता है इस देश के अंदर। रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें हमारा जो कालका शिमला का जो हेरिटेज ट्रैक है ऐतिहासिक, इसको बेचने की कवायद शुरू हो चुकी है। आज बैंक के कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं, कल भी वो हड़ताल करेंगे। परसों जनरल इंश्योरेंस के कर्मचारी जो है पूरे देश में हड़ताल करने वाले हैं। उससे अगले दिन पूरे देश में LIC के कर्मचारी हड़ताल करने वाले हैं। 24 से 26 मार्च के बीच में पूरे देश के अंदर हर दायरे में, हर क्षेत्र में जो है कर्मचारी मजदूर जो हैं वो क्रमिक भूख हड़ताल करने वाले हैं। किस बात को लेकर कि हमारे देश के अंदर केंद्र की मोदी सरकार जो है लगातार सार्वजनिक क्षेत्र का जो है निजीकरण कर रही है, अमीरों के हवाले उसको कर रही है, अंबानी अडानी के हवाले। दूसरी ओर मजदूरों के खिलाफ काले कानून लाए जा रहे हैं, जिनको 4 लेबर कोड का नाम दिया जा रहा है। 44 कानून मजदूरों के कोरोना में खत्म किए, 4 लेबर कोड बनाए जो अमीरों के पक्ष में। तीसरी ओर जो किसानों के खिलाफ जो 3 कृषि कानून लाए गए हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, ये सरकार पीछे नहीं हटती है। इन सारी बातों को लेकर जो है आज पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। शिमला में भी रेलवे स्टेशन पर हमने ये प्रदर्शन किया है। हम केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आपने इन नीतियों को वापस नहीं लिया तो निश्चित तौर से पूरे देश में आंदोलन तेज होगा। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, परसों यानी 17 मार्च को हिमाचल प्रदेश से हजारों मजदूर शिमला की ओर कूच करेंगे, विधानसभा पर विराट प्रदर्शन करेंगे, घेराबंदी करेंगे, हल्ला बोलेंगे। और जो प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के साथ मिल गई है, इन नीतियों को लागू करना चाहती है, उसकी मुखालफत करेंगे, उसकी खिलाफत करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए अब नगर निगम शिमला स्वयं सहायता समूह की मदद ले रहा है। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं सभी वार्डों में घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रही है। समूह से जुड़ी महिलाएं लोगों को बता रही है कि कैसे उन्हें गीला और सूखा कूड़ा अलग देना है। कूड़े के बेहतर निष्पादन के संदर्भ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त आशीष कोहली ने कहा कि शहर में चल रहे स्वच्छता सर्वेक्षण को देखते हुए नगर निगम शिमला ने लोगों को जागरूक करने का फैसला लिया है, जिसमें स्वयं सहायता समूह के साथ साथ नगर निगम के सहब कर्मचारी भी घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम है, जिसके अंतर्गत सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं और इसी प्रोसेस में MC शिमला के अंतर्गत भी 150 के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। ये महिलाओं के ग्रुप्स होते हैं और इसमें ये महिलाएं अपने एक सामूहिक रूप से ग्रुप बना करके और उसमें कुछ एक्टिविटीज़ कर सकती हैं, जिससे वह अपना रोज़गार भी कमा सकती हैं और
आपस में कोई प्रोडक्टिव स्कीम ला सकती है। तो एक जो कार्यक्रम है स्वर्णिम हिमाचल के अंतर्गत, वो माननीय यूडी मिनिस्टर द्वारा रानी ग्राउंड कसुम्पटी से लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत स्वच्छता की तरफ हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वह हमारे जो साहिब के भी सफाई के कर्मचारीज हैं, ये घर घर जाकर शिमला में नागरिकों को स्वच्छता के बारे में अवेयर करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे ड्राई और वेट वेस्ट जो है उसको अलग अलग दें, लिटरिंग ना करें, और ये प्रोसेस अभी चल रही है। हिमाचल पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा नई शिक्षा नीति पर चर्चा करने के लिए न्यू शिमला में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में एसोसिएशन के सदस्य और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक भी शामिल हुए। एसोसिएशन के सदस्य रमेश ठाकुर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाने, रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति सरकार की एक सराहनीय पहल है। एसोसिएशन ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि निजी स्कूल प्रबंधन, अध्यापकों और अभिभावकों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जानी चाहिए। बैठक के दौरान सभी सदस्यों ने नई शिक्षा नीति पर अपने सुझाव भी दिए। राजधानी शिमला के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों से इकट्ठे हुए हैं। अभी हमने इस विषय पर चर्चा की है कि किस हिसाब से जो अभी हमारे हिमाचल गवर्नमेंट ला रही है बिल, वो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा बिल है, जिसके आधार पर वो प्राइवेट स्कूल को रेगुलेट करेगा। हमारा यहाँ पर ये कहना है कि जो अच्छा बिल गवर्नमेंट ला रही है उसको और अच्छा करने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी, खासतौर पर पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन को रेगुलेटरी बॉडी को रेगुलेट करने के लिए अच्छे से उस बिल में प्रावधान किया जाना चाहिए, और जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा का स्तर है बाकी अन्य राज्यों के या उससे भी अच्छा स्तर पर आ सके और एक समन्वय बन सके पेरेंट्स और टीचर्स और हमारे स्कूल मैनेजमेंट के बीच में, जिससे हमारे यहाँ पर अच्छा उन्नत श्रेणी का शिक्षा सब बच्चों को सब मिल सके, नेक्स्ट जनरेशन इससे लाभान्वित हो सके। हमारी यही गुजारिश है कि सरकार जो भी प्रावधान करे वो हर एक, अभी जो 3-4 महीने में जिस हिसाब से सरकार ने महसूस किया कि हाँ ये बिल लाने की आवश्यकता, उस बिल को इस तरह लाया जाए जिससे हर एक तरीके से किस तरह की कमी ना रहे और जिसके आधार पर सबको अच्छे से फायदा मिल सके। आगामी 17 से 23 मार्च तक गोविंद सागर के मुहाने पर स्थित लुहणु मैदान में राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने बताया कि इस बार मेले के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए साहसिक खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान राष्ट्रीय स्तर की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के करीब 75 से 100 पैराग्लाइडर्स हिस्सा लेंगे। उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने बताया कि पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता के लिए बंदलाधार स्थित टेक ऑफ साइट में 2 जगह विकसित की गई है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त मेले के दौरान काइट फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान के जयपुर से एक टीम को बुलाया गया है जो इच्छुक बच्चों को पतंग उड़ाना व बनाना भी निःशुल्क सिखाएगी। उन्होंने बताया कि मेले में पहली बार मत्स्य विभाग द्वारा सजावटी मछलियों के एक्वेरियम लगाए जाएंगे और मछली के शौकीनों के लिए मछलियां परोसने के लिए स्टॉल भी लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी तथा थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही मेला स्थल में एंट्री होगी। उन्होंने बताया कि मेले में 4 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें से एक संध्या नॉर्थ जोन कल्चरल सोसाइटी द्वारा प्रायोजित है। सांस्कृतिक संध्याओं में हिमाचली कलाकारों को तवज्जो दी जाएगी। इसके अतिरिक्त तिब्बत इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से भी संपर्क कर कलाकारों को बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान इस बार अन्य खेलों को शामिल नहीं किया गया है। कुश्ती प्रतियोगिता भी केवल 2 दिन ही होगी और कुश्ती में केवल आमंत्रित पहलवान ही भाग लेंगे। कुश्ती प्रतियोगिता से पहले पहलवान का कोविड-19 का टेस्ट करवाया जाएगा और नेगेटिव आने पर ही उसे अखाड़े में जाने दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को सुनिश्चित बनाने के लिए 50 स्वयंसेवी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। मेला स्थल में अस्थायी टॉयलेट्स लगाए जाएंगे। मेला के शुभारंभ अवसर पर स्थानीय लक्ष्मी नारायण मंदिर से मेला मैदान तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मेले का शुभारंभ खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मेले के दौरान मास्क का प्रयोग अवश्य करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। नलवाड़ी मेला जो है इस बार हर वर्ष की भांति, हालांकि पिछले साल ये नहीं हो पाया, पर जो डेट्स रहती थी 17 से 23 मार्च की, उसके बीच में जो है हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। थोड़ा सा कोविड पृष्ठभूमि के रहते हमने इसमें जनता से जो है अपील करेंगे कि वो कोविड प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो करें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इसमें ध्यान रखें। परंतु जनता के लिए जो है इसमें तमाम टाइप की जो है रोचक एक्टिविटीज़ रहेंगी। छिंज का आयोजन भी जो है किया जा रहा है, जिसमें जो है स्थानीय हिमाचल के और राष्ट्रीय स्तर के जो हैं पहलवान जो हैं आमंत्रित किए जाएंगे। साथ ही एक यहाँ पर पैराग्लाइडिंग की संभावनाओं को जो हैं और अधिक उजागर करने के लिए एक नेशनल लेवल का पैराग्लाइडिंग कंपटीशन भी जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 75 से 100 पैराग्लाइडर्स जो हैं देश भर से आने की जो है संभावना है। एक काइट फेस्टिवल का भी यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है और ये बच्चों के लिए और यूथ के लिए बड़ा आकर्षक हो रहेगा। इसमें डिफरेंट रंग बिरंगी काइट्स जो हैं वो तो उड़ाई ही जाएंगी। साथ में कैसे पतंग बनाई जाती है और उसको कैसे उड़ाया जाता है, तो जो इच्छुक लोग होंगे वो भी इसमें जो हैं सीख सकते हैं। तो जैसे कच्छ फेस्टिवल में काइट का एक फेस्टिवल और वो रहता है, उसी तरीके से हमने उसको यहाँ इंट्रोड्यूस करने की बिलासपुर में इस बार कोशिश करी है। अधिक रोमांच के लिए जो है लगभग 4 ऑल टेरेन व्हीकल्स भी यहाँ पे बुलाई गई हैं इस बार। जो नीचे लूणों का मैदान है उसमें ऑल टेरेन व्हीकल चलने की अपार संभावनाएं हैं, तो इसलिए वो भी एक नई पहल की गई है। जॉर्बिंग बॉल्स जो हैं इनवाइट करी गई हैं, वो भी लोग आ रहे हैं। झूलों इत्यादि का जो है आकर्षण वो तो रहेगा ही। एक डोम भी यहाँ पर लगाया जा रहा है। फूड स्टॉल भी जो हैं उसमें भी बेहतरीन जो है व्यवस्था रहेगी खान पान की। कोरोना काल में जहां लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, वहीं मरीजों का पंचकर्मा के प्रति रुझान बढ़ा है। यह वजह है कि जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में पंचकर्मा करवाने वाले लोगों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ है। यह नहीं, आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड योजना के कार्ड होल्डर्स को भी पंचकर्मा का लाभ मिले, इसके लिए आयुर्वेद विभाग प्रयासरत है। विभागीय जानकारी के अनुसार पंचकर्मा के लिए ऐसे मरीज आते हैं जो काफ़ी जगहों पर इलाज करवा चुके होते हैं। काफ़ी बीमारियां ऐसी भी है जिनका इलाज आयुर्वेद में ही संभव है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में सभी प्रकार के पंचकर्मा होते हैं। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में बीमारी के हिसाब से मरीजों का जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर इलाज किया जाता है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पैरालिसिस, हेयर फॉल, डैंड्रफ, मुहासे, एलर्जी और वर्तमान की कॉमन बीमारियां, पीठ दर्द, वजन ज्यादा होना, बांझपन, पीसीओडी, अनियमित माहवारी सहित महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का इलाज भी आयुर्वेद में पंचकर्मा किया जाता है। जिला आयुर्वेदिक अस्पताल धर्मशाला में पंचकर्मा करवाने वाले मरीजों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा 4 गुना इजाफा हुआ है। आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना में पंचकर्मा का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आयुर्वेदिक विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड में भी पंचकर्मा का लाभ मिल सके। पंचकर्मा के लिए वो ही पेशेंट यहाँ पे आते हैं जो कि अपना बहुत जगह इलाज करवा चुके होते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका जो है वो आयुर्वेद में ही इलाज संभव है, तो उसके लिए वो हमारे पास आते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे यहाँ पे धर्मशाला अपने डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जो है वो सभी पंचकर्मा होते हैं, जिसमें कि
बमन, विरेचन, स्नेहन, स्वेदन और निरू बस्ती, उत्तर बस्ती, जलोका और नस्य। अब ये सभी तरह की थेरेपी जो यहाँ पे होती हैं, अक्षी तर्पण। तो जैसे जिस तरह का यहाँ पे जो पेशेंट आता है उसी तरीके से उसका जो है वो इलाज किया जाता है। तो इसमें जो है हम ज़्यादा करके जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और बाकी अपनी पूरी कपिंग भी यहाँ पे होती है। तो डिज़ीज़ के मुताबिक जो है कि इस डिज़ीज़ में कौन सा इसके लिए पंचकर्मा प्रयोग होगा, उसी ढंग से इलाज किया जाता है। इसमें बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई, ब्लड प्रेशर लो, फिर ये डायबिटीज़, आजकल की जो जितनी भी कॉमन बीमारियाँ हैं, क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, पैरालिसिस, फिर इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, हेयर फॉल, डैंड्रफ, पिंपल्स एंड एलर्जीज़, सोरियासिस एक ऐसी बीमारी है जो कि एलोपैथी में क्योर नहीं हो पाती है, वो आयुर्वेद में जो है वो पंचकर्म से जो है उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें मिले हैं। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर केंद्र सरकार की बैंकों के निजीकरण की नीति के खिलाफ धर्मशाला में पंजाब नेशनल बैंक के सर्कल ऑफिस के बाहर लगभग 6 सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाकर अपना विरोध जताया। गौरतलब है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिन बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। बैंक यूनियनों का कहना है कि इस हड़ताल में देश भर के 10 लाख से अधिक कर्मचारी शामिल होंगे। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण बैंक भी शामिल हुए। आज जो हमारी स्ट्राइक है, इसका मुख्य मुद्दा जो है वो ये है प्राइवेटाइजेशन। हम जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध हैं। हमारा गवर्नमेंट सेक्टर जो था उसमें बच्चों को एक साल में कम से कम 1 लाख के करीब नौकरियां जो वो दी जाती थी। प्राइवेट सेक्टर होने के बाद 10 से 20 हज़ार बच्चों को नौकरियां दी जाएंगी। 80 हज़ार के करीब बच्चा जो है वो बेरोजगार होता जाएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं इनको प्राइवेट ना किया जाए। आपने यस बैंक देखा होगा, 2019 में यस बैंक जब बंद होने लगा था तो लोगों के डिपॉजिट के ऊपर ये एक कैप लगा दी गई थी कि वो 25 हज़ार से ऊपर जो 1 महीने में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। वो ठीक है, वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक ने उनको सत्तावना दी कि नहीं आपको पैसा मिलेगा, और उसने उसको फंडिंग की, तो यस बैंक का पैसा बचा। तो क्या वो यस बैंक प्राइवेट बंद होने जा रहा था? इसीलिए हम गवर्नमेंट को ये संदेश देना चाहते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर की जो इनके दिमाग में एक धारणा चली हुई है कि रेलवे को प्राइवेट कर दो, टेलीफोन को प्राइवेट कर दो, बीएसएनएल को प्राइवेट कर दो, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दो, तो प्राइवेट से कुछ होने वाला नहीं है। ये इनका सियासतीकरण है, ये वोटिंग है, क्योंकि ये गरीब बंदा जो है वो इनको फंड नहीं दे सकता। फंड तो देगा कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े हाउस हैं, वो ही इनको चंदा देंगे। तो वो चंदा जो देते हैं वो उनकी इन्वेस्टमेंट है। अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरा करने के लिए वो गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट करने के लिए बोल रहे हैं। एजिटेशन जारी रहेगा। नेशनल लेवल के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा बैंक उसी के ऊपर जो है वो काम करेंगे। हो सकता है हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पर भी जा सकते हैं। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को बेचने जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, चाहे कोल इंडस्ट्री हो, चाहे आपका रेलवे हो, तो इस तरह से अब इन्होंने जो बैंकिंग इंडस्ट्री पे हाथ डाला है उसके अगेंस्ट हम चाहते हैं कि ये जो प्राइवेट सेक्टर है इसको पब्लिक सेक्टर को बिल्कुल ही ना खरीदे और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा डिसीजन ले जिससे जो आम जनता का जो पैसा है वो डूब जाए। अगर ये स्ट्राइक हमारे ये 2 दिन की स्ट्राइक का अगर उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो डेफिनेटली जो हमारा डिसीजन है नेक्स्ट अंडर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अंडर, वो चाहे 4 दिन की स्ट्राइक का हो, चाहे वो इंडेफिनिट का स्ट्राइक का हो, वो तब डिसीजन लिया जाएगा। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी सहकारी सभा BDTS बरमाणा की मैनेजमेंट पंगु बनकर रह गई है, जिस कारण BDTS बरमाणा की मैनेजमेंट पर सीमेंट कंपनी प्रबंधन हावी हो गया है। यह आरोप BDTS बरमाणा के पूर्व प्रधान लेखराज वर्मा और पूर्व महासचिव राजपाल गौतम ने पत्रकार वार्ता के दौरान लगाए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की आड़ में BDTS बरमाणा की मैनेजमेंट ट्रक ऑपरेटरों के हितों को दरकिनार कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मैनेजमेंट ने ट्रक ऑपरेटरों की मांगों को पूरा करने के लिए एकजुटता से प्रयास नहीं किए तो आने वाले समय में ट्रक ऑपरेटरों को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।
बीडीटीएस बरमाणा के पूर्व प्रधान लेखराम वर्मा ने कहा कि आज गाड़ियों की ऑनलाइन डिमांड हो रही है, जिसका वे समर्थन करते हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए पूरी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज डंपों पर समय पर गाड़ियां अनलोड नहीं हो रही है और सिविल सप्लाई के किराए में वर्ष 2013 के बाद 1 पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि इस दौरान डीजल व अन्य कलपुर्जों के रेटों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि बरमाणा स्थित डिमांड हॉल में 1 वर्ष से ताला लगा हुआ है और यहां पर धूल का साम्राज्य व्यापक हो गया है। उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटरों को पेमेंट की डिटेल नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रक ड्राइवरों के लिए चिन्हित ढाबों की स्थिति देखने के लिए इनके निरीक्षण किए जाने चाहिए ताकि ट्रक ड्राइवर कोविड से बचा रह सके। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते मैनेजमेंट ने सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में सीमेंट प्रबंधन और ज्यादा हावी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीडीटीएस बरमाणा में व्यापक खामियों को जल्द दुरुस्त किया जाए और बीडीटीएस डिमांड हॉल को तुरंत खोला जाए। कहा कि ट्रक ऑपरेटरों की समस्या के लिए शिकायत बॉक्स लगाया जाए और डिमांड को बीडीटीएस बरमाणा के परिसर में ही डिस्प्ले किया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि एसीसी अपनी मनमानी चलाने में बाज आ जाएं। ये मत समझे कि बीडीटीएस के मैनेजमेंट या बीडीटीएस के लोग कमज़ोर हैं। हमने इस कोविड के स्वागत किया था उस गाइडलाइन का, सरकार की उस गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए इतना पीरियड 1 वर्ष हमने व्यतीत किया। और कैसे किया वो हम जान रहे हैं कि आपकी मनमानी, आपने जो अनियमितताएं पेमेंट की, हमारी पेमेंटें छोड़ दी, काट ली और जिसकी हम छानबीन करके के बाद वो पूरी करी आपसे, कैसे करी। लेकिन हम चाह रहे हैं कि उस मनमानी को वो बंद करें। एसीसी बीडीटीएस को अक्षम जो कहने में आज मुंह खोल रही है, हम बीडीटीएस की मैनेजमेंट से भी कहना चाहते हैं कि वो बीडीटीएस की तत्कालीन आज तक जो इतिहास रहा है उसको याद करें, वो भूले ना कि कोविड के बहाने से लोग घर चले गए हैं। लोगों से भी हम कहना चाहते हैं कि बरमाणा आपकी संस्था है, वहाँ लाखों लोगों का रोजगार है, वो हमारी माँ के समान है जो पालती है और उसका हम संस्था के लिए एकजुट हैं। और उसके लिए एकजुट होने के लिए बरमाणा भी देखो, ऑनलाइन का सिस्टम ये गलत है कि ऑनलाइन इस तरह की ऑनलाइन नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो गाड़ियां वहां रेगुलर आना चाह रहे हैं आदमी और आते हैं, उनकी व्यवस्था वो ताले खोल दें। और 1 साल से ताले बंद है, तमाम संस्थाओं की तरह गैर सरकारी, सरकारी, प्राइवेट संस्था जैसे चली हुई है। ऑफिस खुले हैं, शहर बाजार खुले हैं, मेले लगे हुए हैं। हम ये कह रहे हैं कि मद्देनजर गाइडलाइन को रखते हुए उस संस्था का संचालन जैसे होना चाहिए वैसे वहाँ हो, सैनिटाइज हो, ढाबे सैनिटाइज हो। ड्राइवरों के लिए वो जो कमांडर वहाँ सरकार की तरह गाइडलाइन से जो प्रशासन से वहाँ होना चाहिए वहाँ नियुक्त, वो उनकी नज़र में रहना चाहिए। वो खंडहर बनने की स्थिति में आ गया है। हमें बड़ा दुख हो रहा है। मैनेजमेंट चुस्त दुरुस्त हो जाए, बिल्कुल हम उनकी सपोर्ट में खड़े हैं। हम उनको कहना चाहते हैं वो मैनेजमेंट है हमारी, लेकिन वो एसीसी से अगर बाउंड्री बन रही है हम कदाचित सहन नहीं करेंगे और उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। और ऑनलाइन को उसको पिक्चर में लाया जाए, उसको दीवार पे, उसमें जैसे 1998 में भी ऑनलाइन हुई थी तो उसमें लगता था पहले कि कहाँ की डिमांड होनी है, क्या होना, तो उसको पूर्ण रूप दिया जाए जो हमने उनको गाइड किया है जिस ढंग से। तो हम ऑनलाइन का कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आना चाहता है, जो आना चाहता है उसकी व्यवस्था हो, मालिकों को और चालकों प्रचालकों को बैठने की व्यवस्था हो, पंखों की व्यवस्था, गर्मी के दिन आने वाले हैं उनकी व्यवस्था करें। वहाँ जो बैंकों में आ रहे हैं और हमें डिटेलें नहीं दी जा रही, हमारी पेमेंट छोड़ रही है सरकार, ये अपने प्रबंधन वर्ग एसीसी। तो इसके लिए हम आपसे ये आज कहना चाहते हैं कि एसीसी मैनेजमेंट जरा होश आ जाए और ये हमें इसमें अक्षम ना समझे और बीडीटीएस मैनेजमेंट चुस्त दुरुस्त हो जाए। एकजुट है, एकजुट रहेंगे। हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर ने कहा कि जिस किसान ने लॉकडाउन और कोविड के संकट काल में देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, उस किसान के प्रति केंद्र सरकार का रवैया उदासीनतापूर्ण है। एक तरफ देश और प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई चरम पर है, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है, तो दूसरी तरफ सरकार देश के किसानी को नष्ट करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा और हिमाचल किसान सभा के माध्यम से हर जिला, ब्लॉक, सब डिवीज़न और तहसील हेडक्वार्टर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस समय जो 110 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जो किसानों ने इस समय दिल्ली को घेर कर रखा है और जो एक किसानों का आंदोलन चला है जिसका हिस्सा हिमाचल प्रदेश में किसान सभा और अन्य संगठन भी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश में इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाने के लिए ये आंदोलन
कि आज एक नई जो एक रूपरेखा बनी है हिमाचल प्रदेश में, उसके तहत इसे किया गया। आज हिमाचल प्रदेश में इसकी मुख्य मांग है कि जो 3 कृषि कानून इस समय भारत सरकार ने जो जून के महीने में अध्यादेश लाए थे, सितंबर में जो कानून बने, कि उन्हें रिपील किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए। और नंबर 2 है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसको एक कानूनी गारंटी मिले, और जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है वो जो किसानों के एक अहित में है उसे इस देश के अंदर ना लाया जाए। इन राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्टेट के अंदर जो हमारे मुद्दे हैं कि हिमाचल प्रदेश में मक्की जिसके ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, तो मक्की के ऊपर मगर हिमाचल प्रदेश में ना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ना हिमाचल सरकार ना उसे खरीदती है, ना किसी माध्यम से उसे आगे बेचती है। और जो आम किसान है 1850 रुपये प्रति क्विंटल मक्की के होने के बावजूद भी उसे 800 और 1200 के बीच में प्रति क्विंटल उस मक्की को बेचना पड़ता है। तो ये एक हमारी मुख्य मांग है हिमाचल प्रदेश में कि मक्की भी जो अपने आप में हमारे लोअर एरिया में एक बहुत बड़ा एक कैश क्रॉप है, उसे सरकार उसका प्रबंध करे। दूसरा, जो सेब सबसे बड़ी इकॉनमी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें अभी जो MIS मिलता है केवल 8.50 रुपये प्रति किलो, उसमें MIS की जगह न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लगभग 50 रुपये आता है वो इसमें मिलना चाहिए। और इसके अंदर जो आयात कर है कि जो बाहरले देशों से जो सेब इस समय भारतवर्ष के अंदर आ रहा है, तो उसमें कम से कम जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसे 100% किया जाए। तीसरा, जो हमारे टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, ये कुछ ऐसे उत्पाद हैं कि इस पर आधारित उद्योग लगाए जाएं। इसके लिए CA कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज़ करी जाए और इन्हें भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर लिया जाए। हिमाचल प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो विशेष रूप से पशुपालन के साथ जुड़ी है, वो दूध का उत्पादन करती है। मिल्क फेड में जो अभी उन्हें न्यूनतम जो समर्थन मूल्य मिल रहा है वो बहुत ही कम है, जब राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तो इस समय दिल्ली की मार्केट के अंदर तो दूध का रेट 70 रुपये तक पहुँचा है, पर हिमाचल प्रदेश में 20, 22, 24 से पहुँचता हुआ इसे बोलते तो इसे हैं कि अभी 28 रुपये तक पहुँचा है, पर किसान को इसको 22, 24, 26 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है। तो इन मुद्दों को लेकर के, और जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं, कहीं पर पीने के पानी की है, कहीं पर सिंचाई का है, कहीं पर जो बसेस की जो समस्या है, उन सब मुद्दों को लेकर के आज हिमाचल प्रदेश में ये विभिन्न जगह पर ये कार्यक्रम किया गया, विरोध प्रदर्शन किए गए। और माननीय मुख्यमंत्री को BDO, SDM और तहसीलदार के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया है, हमें मानते हैं कि आने वाले समय में जो माननीय मुख्यमंत्री है वो हिमाचल सरकार की तरफ से जो केंद्रीय हमारे मुद्दे हैं उसके ऊपर सिफारिश करेंगे केंद्रीय सरकार से, और जो राज्य स्तर के मुद्दे हैं उसके ऊपर सरकार के माध्यम से उसके ऊपर एक ठोस निर्णय लेंगे। हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।